मित्रों, स्मृतियों में बड़ा आकर्षण होता है और अगर स्मृतियां गौरवशाली हों तो बात ही क्या है। अतीत के गौरव का स्मरण करना बड़ा ही सुखद और संतोषप्रद होता है। ऐसे में यदि हम भारतीय अपने अतीत में जाकर बार बार उन्हीं में खो जा रहे हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं दिखती। आज हम क्या थे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बात पर विचार किया जाए कि हम क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे। अब जबकि भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो यह प्रश्न और भी जरूरी हो जाता है। हम विश्वगुरु थे, इस वाक्य को कहकर या सुनकर गौरव का अनुभव करने वाला हर व्यक्ति एक बार यह अवश्य सोचे कि विश्वगुरु की अवधारणा क्या है। क्या वास्तव में आज हम विश्वगुरु हैं? पुराने जमाने में अपनी शिक्षा, अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपनी चिकित्सा से विश्व को राह दिखाने वाले देश भारत आज खुद के लिए राह ढूंढ रहा है। विश्व को आज हम किस ज्ञान से ओतप्रोत कर रहे हैं? भारत ऐसा क्या महत्वपूर्ण कर रहा है जिसके लिए दुनिया भारत की आभारी हो? इस पर अगर गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि जिनके लिए हम विश्वविख्यात थे आज उन्हीं क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा एक लंबा पराधीनता का इतिहास रहा है। इस पराधीन काल में देश ज्ञान विज्ञान में कोई प्रगति नहीं कर सका। पराधीनता में सारे ही देश गर्तगामी रहे। किंतु भारत के साथ आजाद हुए देश, कुछ पहले अमेरिका, लगभग साथ चीन आदि आज भारत से प्रत्येक दशा में अग्रणी बन गए हैं। किंतु भारत अपने स्वातंत्र्य काल से ही विकासशील बना रहा, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। और इसका एक बड़ा कारण है भारत में वैज्ञानिक चेतना का नितांत अभाव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि पीछे की ओर बढ़ रही है। हमने ऐतिहासिक संदर्भ में ऐसे उच्च आदर्श गढ़ लिए कि अब उससे ऊपर जाना एक तरह से असंभव मान लिया गया है। व्यक्तित्व का आदर्श हम राम में देखते हैं, विज्ञान का आदर्श हम वैदिक साहित्य में खोजते हैं, चिकित्सा का आदर्श हम भगवान गणेश के शिरोच्छेदन के पश्चात गजवदन रोपण में देखते हैं। यह सब ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम दैवीय मानते हैं। इन पर हमारी आस्था तो है, किंतु हम स्वयं को इन स्थितियों तक ले जाने में मानसिक एवं आत्मिक रूप से अक्षम पाते हैं। किंतु हमारी धारणा कि हम विश्वगुरु हैं बड़ी मजबूत है। यह एक बड़ा कारण है कि जब हम पूरी दुनिया को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी विश्व हमसे बहुत पीछे है। और ऐसी स्थिति में हम वास्तव में कितना पिछड़ जा रहे हैं उसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। हमने अपने पूरा काल में जो उपलब्धियां पाई, आज उस गौरव को संजोने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है। यहां संजोने से मेरा मतलब दिवस मनाना कतई नहीं है। आज इस देश में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान गणेश जैसी सर्जरी कर सकते हैं? आज कितने ऐसे खगोल वैज्ञानिक हैं जो बांस की नली में कुछ शीशे लगाकर समस्त ग्रहों की दूरी का पता लगा सकते हैं? निश्चित ही इसका उत्तर होगा कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? इसका कोई एक कारण नहीं है। किंतु अगर सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे लक्ष्य परिवर्तित हो गए। पुराने समय भारतीय समाज ज्ञानोन्मुख था, किंतु वर्तमान समय में भारतीय समाज अर्थोन्मुख हो गया है। यह एक बड़ा कारण है कि धन प्राप्ति के लिए लोग उचित अनुचित का ख्याल तक नहीं कर रहे हैं। यानी जो भी रास्ता मिल रहा है वह धन कमाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।
जो जिसका शोषण कर पा रहा है कर रहा है, जो जिसको दबा पा रहा है दबा पा रहा है, ताकि खुद ऊंचा उठ सके। दूसरे कारण की बात करें तो चारित्रिक द्वैत भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चारित्रिक द्वैत का अर्थ है कथनी और करनी में अंतर। भारतीयों में यह बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में भारत की गिरती साख है। भारत का पासपोर्ट आज के 20 वर्ष पहले 71वें स्थान पर था, जो गिरकर 90वें स्थान तक चला गया। सूचना तंत्र की मजबूती ने विश्व को अचानक से दिखाया कि भारत की मेधा किस स्तर की है। कुछ तथ्य आप भी देखें कि नदियों को मां मानने वाले देश की नदियां सबसे गंदी है। गाय को मां मानने वाला देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोमांस का उत्पादक देश है। स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है कहने वाले देश में हर ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः का मंत्र देने वाले देश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला देश अभी जातिवाद से बाहर नहीं निकल सका है। जातिवाद देश में अपने चरम पर है। ईमानदारी उच्च गुण है, पर मौका मिलते ही प्रत्येक व्यक्ति बेईमान बन जाता है। नैतिकता पर भाषण देने वाला स्वयं नैतिकता का आचरण नहीं करता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हमारी कथनी और करनी में बड़ा स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जो व्यक्ति बाहर से जिस आदर्श और नैतिकता का पुरजोर समर्थन करता है, वह उसी आदर्श और नैतिकता में सबसे भ्रष्ट होता है। आज जिसे देखो वही इस परिभाषा में फिट बैठता है। देश की समृद्धि की बात करने वाले राजनेता देश को छोड़कर खुद समृद्ध हो जाते हैं। सबको मोह माया से मुक्त होने का उपदेश देने वाले संत अपनी फीस पहले ही तय करके आते हैं। कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है और इस देश में सबसे निराश युवा ही है, सबसे दिग्भ्रमित युवा ही है। शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार तो है, किंतु शिक्षा का अर्थ परिवर्तित हो गया है। आज स्कूल में शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मिड डे मील हो गया है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1,04,125 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रत्येक विद्यालय में केवल एक शिक्षक है। यह स्थिति छात्रों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। मनुष्य को मनुष्य तो शिक्षा ही बनाती है। कौन सा राष्ट्र कितनी उन्नति कर रहा है, यह उसके शैक्षणिक संस्थानों पर निर्भर करता है। आपको दुनिया के विकसित देशों की बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स, चैट जीपीटी आदि दिखाई तो देते हैं, पर इनके साथ आप हार्वर्ड, वॉर्टन, MIT यूनिवर्सिटी को भूल जाते हैं। बिना इनके एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स, चैट जीपीटी आदि हो सकते हैं क्या? ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। इसका कारण भारतीयों में वीरता का अभाव नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक कमजोरी है। जब दुनिया वैज्ञानिक सोच के साथ विकास की अंधी दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ आगे बढ़ने के लिए पिल पड़ी थी, उस समय भारत विश्वगुरु बना बैठा था। आजकल खूब चल रहा है, भारत विश्वगुरु है। अरे, जब हम विश्वगुरु हैं ही तो हम शिक्षा लेकर क्या करेंगे? हम तो पहले ही सबसे आगे हैं। अब तो आगे जाने की जरूरत क्या है? अगर कोई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बता दे कि भारत में शिक्षा का स्तर क्या है या मानव अधिकार का स्तर क्या है, तो सबसे आसान है कि बोल दो कि यह रिपोर्ट झूठी है। सच तो यह है कि भारत अपने स्वर्ण युग में है। अब समय आ गया है कि हम स्वयं को वास्तविक स्वरूप में देखें। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की स्थिति का आकलन कर उसे वास्तविक अर्थों में आगे ले जाने के लिए सोचें। अपनी समस्याओं से निपटने के साथ साथ विश्व की वर्तमान समस्याओं का
हल प्रस्तुत करें। हम पूरी दुनिया पर अपनी गुरुता थोपने की बजाय उसे अर्जित करें। प्राचीन काल की तरह हमें आज भी अपने शिक्षा, साहित्य, दर्शन, तकनीकी, चिकित्सा तथा मानवीय गुणों के विकास का उदाहरण दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तभी दुनिया हमें अपना अगुआ मानेगी, तभी हम सच्चे अर्थों में विश्वगुरु होंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।